हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एजीटीए मेंस एग्ज़ाम के लिए जो किसान बैच हम चला रहे थे, अब उसमें हम क्रॉप साइंस में आगे पढ़ेंगे नगदी फसलें, कैश क्रॉप। ठीक है, तो उसमें हम पहला क्रॉप है शुगर केन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैश क्रॉप होता क्या है। कैश क्रॉप नगदी फसलें, ऐसी फसलें जिसको हम डायरेक्टली खड़ी फसल से ही हम उसको हम बेचकर अपना मुनाफा लेते हैं, तो वो कैश क्रॉप होते हैं। मतलब उससे हम कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं अपने डायरेक्ट, जैसे गन्ना हो गया, ये सब कैश क्रॉप हो गया। इसको हम सीधा फसल कटाई की सीधा आप हम बेच दिए, भेज दिए, तो वो कैश क्रॉप होता है। जो हमको नगद मुनाफा दे वो कैश क्रॉप होता है। तो इसमें हम पहले शुगर केन पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुगर केन, शुगर केन का साइंटिफिक नेम सेक्रम ऑफिसिनेरम, सेक्रम ऑफिसिनेरम होता है, और इसका फैमिली पोएसी या उसी को ग्रैमिनी भी बोलते हैं। और वहीं अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पैदा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, पर चीनी के उत्पादन में कभी उत्तर प्रदेश होता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है। तो इसमें डाटा बदलता रहता है, ठीक है, प्रतिवर्ष। तो वहीं सबसे ज़्यादा जो पैदा होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ने में जो पानी की मात्रा पाई जाती है शुगर केन में, तो उसमें सबसे लगभग 78% उसमें पानी पाया जाता है। बाकी क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सबसे ज़्यादा गन्ना चीनी मिल कहाँ है? तो अपने उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे ज़्यादा संख्या में है, ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, ठीक है। गन्ना से जो भी इसकी ब्रीडिंग से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो कोयम्बटूर में होता है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो कोयम्बटूर में है। और आगे है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और प्रजनन संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो कोयम्बटूर में है। गन्ने का बीज फसल के किस भाग से लाते हैं? ठीक है, गन्ने का बीज फसल के किस भाग से लाते हैं? तो अपरिपक्व ऊपरी भाग, ठीक है, अपरिपक्व ऊपरी भाग। भारत में उगाई जाने वाली गन्ना की किस्म क्या है? जो भारत में उगाई जाती है गन्ना किस्म वो क्या है? नोबलीकृत गन्ना, ठीक है। और विश्व में ब्राज़ील में भी गन्ना बहुत ज़्यादा संख्या में उगाई जाती है, उसको चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। भारत में सब जो उगाई जाती है उसका जो वैरायटी है वो नोबलीकृत गन्ना होता है। गन्ने की फसल होती है, ये दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक 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 वर्ष का होता है और एक आधा वर्ष का होता है, ठीक है। ये बहुवर्षीय फसलों में आते हैं गन्ने। और इसमें आंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? वो गन्ने से संबंधित है। आंधी गुड़ाई क्या है? ये आंधी गुड़ाई मतलब जो गन्ना हम बुआई कर देते हैं, लगभग जब उसमें छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं उसके बाद हम उसमें एक बार गुड़ाई करते हैं, तो वो उसको आंधी गुड़ाई बोलते हैं। जैसे अब पेड़ी भी हो गए, पेड़ी के बाद देखे होंगे दोबारा से फिर हम उसमें हम उसमें मतलब खाद डालकर उसमें गुड़ाई करते ताकि उसमें जो उसके शकर्स हैं उसके ज़्यादा पौधे संख्या में निकले। तो वो आंधी गुड़ाई किससे संबंधित है? वो गन्ने से संबंधित है। अब वहीं इसके वो सीड रेट की बात कर लेते हैं। सीड रेट तो ये 35 से 45 हज़ार सेट्स, मतलब कि वो जो गन्ने का सीड हम बनाते नहीं, जैसे गन्ना काटते हैं तो इसमें 3 आँख होने चाहिए। 3 आँख अगर हैं तो वो 35 से 40 हज़ार सेट्स पर हेक्टेयर में इसकी आवश्यकता होती है। वहीं वजन अगर गन्ने के बीज के टुकड़ों का वजन होना चाहिए 60 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर। इसका वजन इतना हम वजन के रूप में यदि सीड रेट देखें तो 60 से 70 कुंटल पर हेक्टेयर। सेट्स के रूप में देखें तो 3 आँख वाले सेट्स
35 से 45,000 सेट्स पर हेक्टेयर में आवश्यकता होती है गन्ने की बुआई के लिए। और इसमें भयंकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेन इम्पोर्टेंट, अगर गन्ना ये बहुत जगह पूछा गया है, इसमें भयंकर जो रोग, सबसे मुख्य रोग है वो लाल सड़न रोग है, गन्ने का लाल सड़न रोग, ठीक है, रेड रूट ऑफ क्रॉप, ठीक है, ये आप लोग पूछा जाता है। और किसके कारण होता है, तो ये होता है फंगस के कारण, कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम, कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम, ये याद रखिएगा, कोलेट्रोट्रिकम फाल्केटम, फाल्केटम याद रखना, फाल्केटम। तो वो गन्ने का रेड रूट ऑफ शुगर केन जो डिजीज है उसके लिए जो है वाहक का कार्य करता है। और ये क्या है, ये फंगस। नेक्स्ट रहते हैं गन्ने के पौधे के तने में वृद्धि बिंदु, ग्रोइंग पॉइंट पर मृत टिश्यू कौन सा कीट पैदा करता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे गन्ने के पौधे के तने में जब उसका जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पर एक छोटे छोटे जो टिश्यू होते हैं वो बाद में डेड कर जाते हैं, तो वहाँ पर एक कीट पैदा होता है। तो कौन सा कीट होता है, तना छेदक होता है, ठीक है, चीलो इनफेस्कुलेटस, ठीक है, इनफेस्कुलेटस, चीनो इनफेस्कुलेटस, ये तना छेदक होते हैं जो कि वहाँ पर वो पैदा होते हैं। गन्ना के ऊपरी भाग पर माथा बांधना, गन्ना के ऊपरी भाग पर माथा बांधना रोग पैदा करता है। तो कौन सा रोग पैदा करता है, चोटी भेदक, ट्राइपोराइजा नुबेला, ट्राइपोराइजा नुबेला, जो कि हम ऊपरी भाग को जो हम एक ही बंची टाप बोलते हैं इसको, बंची टाप, बंची टाप जो गन्ने के ऊपरी भाग पर ये एक डिजीज होता है जिससे ऊपरी पौधे वो सूख जाते हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो किस कारण होता है, एक डिजीज होता है बंची टाप, ट्राइपोराइजा मोबेला के कारण। कौन सा कीट गन्ने के पौधों की पत्तियों से रस चूसता है, गन्ने के पौधों के जो पत्तियों से रस चूसते हैं कौन सा, पायरिला, पायरिला सबको पता है, पायरिला परपुसिला, पायरिला परपुसिला। और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, वहीं मतलब जैविक कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य होता है ये पायरिला। और इसके कंट्रोल के लिए हम एपिरिकानिया कीट काम में लाते हैं जो कि उसको खत्म कर देता है। तो पायरिला कीट के कंट्रोल के लिए हम इसमें केमिकल कंट्रोल में देख लेते हैं। केमिकल कंट्रोल में मेलाथियान 50 cc, मेलाथियान का यूज कर देते हैं इसमें 50 cc। इमल्सियन कंसनट्रेट, इसी के मतलब होता है इमल्सियन कंसनट्रेट, 1 लीटर पानी में पर हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़काव करते हैं, किसका, मेलाथियान का। तो आगे चलते हैं हम इसमें स्मट रोग भी लगता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंडवा रोग, ठीक है, लूज स्मट होता है। इसमें क्या होता है, लूज स्मट। तो यह किसके कारण लगता है, ये फंगस के कारण लगता है। कौन से फंगस के कारण लगता है, अस्टिलियागो सीटोमेनिया, अस्टिलियागो सीटोमेनिया फंगस के कारण इसमें लगता है लूज स्मट। और ये इसे वीप स्मट भी बोलते हैं, वीप स्मट, ठीक है। रेटोनिंग, रेटोनिंग स्टैंडिंग डिजीज, रेटोनिंग स्टैंडिंग डिजीज क्या होता है, ये किसमें लगता है, गन्ने में, ठीक है। इसमें पेड़ी में एक डिजीज लगता है जिसको हम रेटोनिंग स्टैंडिंग डिजीज बोलते हैं। रेटोनिंग मतलब पेड़ी होता है। तो इसमें कौन सा होता है, बैक्टीरिया कारण होता है, लेप्सोनिया जाइली, लेप्सोनिया जाइली बैक्टीरिया कारण इसमें लगता है रेटोनिंग स्टैंडिंग डिजीज, RSD। तो जो गन्ने की पेड़ी में जो रोग लगता है वो जीवाणु के कारण लगता है। कौन सा रोग लगता है, तो किससे होता है, लेप्सोनिया जाइली। इसको परिपक्वता जांचने का उपकरण क्या होता है, जैसे कि इसमें परिपक्वता मतलब गन्ना पेराई के लिए उपयुक्त हो चुका है, इसमें एक उपकरण होता है। तो क्या होता है, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर, हैंड रिफ्रैक्टरोमीटर के द्वारा इसमें परिपक्वता जांचने का उपकरण होता है। और सब गन्ने में चीनी बनती है लगभग 10% इसमें चीनी बनता है, ठीक है, बाकी 90% वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसमें वो उसका खुइया बन जाता है। सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है तो वह है सबसे ज़्यादा गन्ना, गन्ना में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है, उपयुक्त मृदा आ जाए सबको मार देना है, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा।
तो मैंने गन्ने के बारे में पूरा बताया। सैकरम ऑफिसिनेरम, इसका क्या होता है साइंटिफिक नेम, ग्रेविनिकुल से आता है। और इसमें रेटोनिंग, रेड रूट ऑफ शुगर केन, ये सब किससे संबंधित है, अंधे गुड़ाई किससे संबंधित है, गन्ने से संबंधित है। रेड रूट ऑफ शुगर केन फैलकेटम, आप लोग उसको साइंटिफिक नेम बताया था ना लास्ट टाइम, फैलकेटम, वो याद रखना। तो किससे होता है वो, कोलेट्रोट्रिकम फैलकेटम। तो ये रेड रूट ऑफ शुगर, ये इतने ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सीड रेट 35 से 45, मतलब ये 40,000 दिया रहता है तो वही वो होता है, 40,000 टुकड़े पर हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होते हैं इसका सीड रेट। अंधी गुड़ाई किससे संबंधित है, वो गन्ने से संबंधित है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पानी की आवश्यकता होती है तो इसमें ही होती है। और ये इसका सीजन इसमें ये साल भर में 2 बार बुआई की जा सकती है, खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है। तो अगला क्रॉप हम आ जाते हैं तम्बाकू। ये भी कैश क्रॉप होता है। तम्बाकू की पत्तियों डायरेक्टली हम सेल कर देते हैं, वो ये भी कैश क्रॉप में ही आता है। तम्बाकू के स्कूल का पौधा ये सोलोनेसी आ जाता है। सोलोनेसी का और कोई एग्जाम्पल बताइए। सोलोनेसी आलू फैमिली से, जो आलू की फैमिली होती है वो सोलोनेसी से ही आती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रासायनिक तत्व क्या है, निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है ना, तम्बाकू में निकोटीन पाया जाता है। इसको निकोटीन क्या कहते हैं, एल्कोलाइड। ठीक है, एल्कोलाइड कहते हैं। अलग अलग प्रकार के तम्बाकू में से निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। लगभग कितने, जो भी अलग तम्बाकू की कई वैरायटी होती है उसमें निकोटीन की मात्रा अलग अलग, कुल एवरेज मिलाकर 0.5 से 7% तक निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। और तम्बाकू उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इसके पहले मैंने बताया गन्ना में कौन सा है, सॉरी गन्ना में उत्तर प्रदेश है, और तम्बाकू में आंध्र प्रदेश है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है और तम्बाकू में आंध्र प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति का उगाई जाती है यहाँ पर, कौन सी तम्बाकू उगाई जाती है अपने भारत में, तो टेबैकम। ठीक है, टेबैकम। ठीक है, टेबैकम, निकोटियाना टेबैकम। और विलायती तम्बाकू को क्या बोलते हैं, जो जंगली होते हैं उसको बोलते हैं निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका। तो अपने यहाँ जो उगाई जाती है भारत में सबसे ज़्यादा निकोटियाना टेबैकम होता है। तम्बाकू में की जाने वाली क्रियाएं क्रमशः, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया है क्वेश्चन, इस पर स्टार मार्क लगा लीजिए। इसको सीरियल वाइज लगाने को आता है। जो क्रियाएं होती हैं, जो सबसे पहले क्या होती है, टॉपिंग, फिर क्या होता है डिसकरिंग, फिर क्या होता है प्राइमिंग, फिर क्या होता है क्यूरिंग। इसको शॉर्टकट में याद कर लीजिए, TDPC। टॉपिंग क्या होता है, जो हम उसमें फसलों की पत्तियों को एक में उसमें बांध देते हैं, टॉपिंग हो जाता है। डिसकरिंग मतलब उसको हम ऊपरी सतह की जो पत्तियां होती हैं उसमें साकर जो होता है उसमें हम तोड़ देते हैं, तो ताकि जो पत्तियां और ज़्यादा निकले, जैसे चने में हम लोग निपिंग करते हैं, उसी प्रकार से इसमें डिसकरिंग किया जाता है। प्राइमिंग मतलब होता है पत्तियों को हम, जो सूखी पत्तियां रहते हैं नीचे से उनको हम निकाल लेते हैं। क्यूरिंग मतलब होता है पत्तियों को निकाल कर हम उसमें हम वो जो भी पत्तियां डेवलप्ड हो जाती है, मतलब कि मैच्योर हो जाती हैं, उसको निकाल कर हम उसको सुखाते हैं, वो क्यूरिंग प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, टोपिंग, फिर डिसकरिंग, फिर प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग। ये प्रक्रियाएं आती भी हैं, किससे संबंधित हैं, तो तम्बाकू संबंधित हो। डिसकरिंग भी आता है शक्कर से, डिसकरिंग उसमें भी आता है, केला में भी होता है। ठीक है, तो हो गया ये UPPSC 2021 में STA में पूछा गया था एक क्वेश्चन। तम्बाकू के फल को क्या कहते हैं, ये इसको कैप्सूल बोलते हैं, इसके फल को सैमफ्रूट, मतलब कैप्सूल, हिंदी में सैमफ्रूट। तम्बाकू खेती के लिए मृदक पीएच मान, मृदक पीएच मैंने बताया था, अगर 5 से 7 मार देंगे सभी में तो उपयुक्त होता है। इसका सीड रेट कितना होता है, सीड रेट 2 से 3 kg पर हेक्टेयर। तम्बाकू की कटाई विधि होती है प्राइमिंग। ठीक है, प्राइमिंग मतलब वही होता है जो, जैसे कि फसल है, फसल में जो पत्तियां पक जाती हैं नीचे से उसको हम चुनते हैं, वो प्राइमिंग होता है। और इसमें हरा तम्बाकू की पत्तियों को हरा रंग सूचित करता है उसका तीखापन। ठीक है, तो तम्बाकू में मेन चीज़ यही याद रखना है, इसमें निकोटियाना मतलब पाया जाता है ना, निकोटीन पाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इसकी कौन सी प्रजाति की जाती है, तो टेबेकम। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, टोपिंग,
और डिसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। प्राइमिंग और क्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा हर जगह। तो यही 2 ही क्वेश्चन इसमें बनने के चांस है, कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ठीक है। और प्राइमिंग बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने गन्ना बताया, फिर उसके बाद तम्बाकू बताया, और आगे भी बता देते हैं, एक फसल और बता देते हैं। क्लास लंबा हो जा रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कोई इसमें खास नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ही फैक्ट आपको याद रखना है। अरे सीड रेट वगैरह तो सब तो वैसे ही हो जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसको याद रखना ज़रूरी होता है। साइंटिफिक नेम तो ज़रूर ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नकदी और चारे वाली फसल, ठीक है। ये जो फसल है ये नकदी भी है और चारा भी इससे बनाया जाता है। तो ये कौन सा? क्लस्टर बीन, ग्वार, ठीक है। क्लस्टर बीन, ग्वार इसको बोलते हैं। ये कौन से फैमिली से आता है? लेगुमिनेसी, ठीक है। लेगुमिनेसी फैमिली से आता है। साइंटिफिक नेम क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोबोला, ठीक है। साइनोप्सिस साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। उत्पत्ति स्थान भारत है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में जितनी फसल भारत के में उत्पत्ति स्थान है उसको जरूर साइंटिफिक नेम याद करके रखना, वो पूछ लेता है। इसमें इसके ग्वार के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 28 से 38% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ग्वार के बारे में प्रोटीन पाया जाता है, मतलब इसका जो इसके दाने में होता है 28 से 38% पाया जाता है, और यदि पूरी इसकी फली सहित लेते हैं तो 17% पाया जाता है। जैसे हरी फली होती है उसको हम 17% पाया जाता है। और किस ऋतु में उगाई जाती है ये ग्वार? तो ये खरीफ सीजन की फसल होती है। और उपयुक्त मृदा सबको पता है, दोमट मार दीजिए आँख मूंद कर, मुख्यतः जितनी फसलें हैं तो सही होता ही है। ग्वार की खेती के लिए कितनी वर्षा आवश्यकता है? यदि खरीफ फसल में यदि कोई भी फसल उगाई जाती है तो 400, 500 या 300 से 500 के बीच एमएम वर्षा ही आवश्यकता ही होती है, तभी उस सीजन में फसल उगाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। ग्वार के दानों में कितने प्रतिशत गोंद पाया जाता है? वो 25 से 30%। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। ग्वार के फलियों का क्लस्टर बीन क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह गुड़ों में अच्छा होता है। बागड़बिल्ला। राजस्थान में सबसे अधिक ग्वार उत्पादन किस शहर में होता है? तो बीकानेर में होता है। ग्वार की खेती के लिए कितने बीज दर होते हैं? 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और हरी खाद के लिए 40 से 45 केजी पर हेक्टेयर। और वहीं इसके मुख्यतः किस्म कौन से हैं? वैरायटी, तो ये मुख्यतः राजस्थान में ही उगाई जाती है, तो ये सब सारी राजस्थान की ही वैरायटी हैं। RGC 936, RGC 1002, RGC 1066, HG 220, RGC 1017, RGC 1038। तो ये सब मुख्यतः ये सब नहीं पूछती हैं, इस पर कोई ज़्यादा लोड मत लीजिए। ग्वार की हरी फलियों की सब्जियों, तो जो हरी सब्जियों फलियों के रूप में किया जाता है तो कौन सी हैं? दुर्गापुरा सफ़ेद। इस प्रकार से जो होती हैं वैरायटियाँ, इसी नाम से ही पूछी जाती हैं एग्जाम में। पूसा नौबहार, पूसा सदाबहार, दुर्गा जय, उसका जय दुर्गा मौसमी, उसका कंचन बहार, ये सब ग्वार की हरी फलियों के सब्जियों वाली वैरायटी होती हैं, ठीक है। और इसमें बुआई से पहले कौन सा वो वीडिसाइड यूज करते हैं? तो वो बेसलिन, ठीक है। बेसलिन मैंने पहले ही बता दिया था किस में यूज करते हैं, जितने दलहनी फसलें हैं उसमें हम बेसलिन का यूज करते हैं वीडिसाइड के रूप में, ठीक है। फ्लूक्लोरिन, ठीक है। फ्लूक्लोरिन ये 1 केजी पर हेक्टेयर के बुआई से पहले हम इसको यूज कर देते हैं। आगे चलते हैं। ग्वार में अंकुरण से पहले कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग में लाया जाता है? जो जैसे हम फसल की बुआई कर दिए, अब भाई अंकुरण नहीं हुआ, उसके पहले भी खरपतवार कुछ आ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पेंडिमेथिलीन का यूज करते हैं। अब वहीं अंकुरण के बाद, यदि अंकुरण के बाद कोई खरपतवार आता है तो उसमें कौन सा केमिकल यूज करेंगे? तो वो इमिजाथिपिर
ठीक है। ये ग्वाड के नाम से आता है, ग्वाड। ये 750 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से इसको हम घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। इसमें प्रमुख रोग कौन सा होता है? ब्लाइट। ब्लाइट रोग होता है जो इसकी जीवाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है ब्लाइट रोग। और किस जीवाणु द्वारा होता है? तो जेंथोमोनास साइमोप्सिस। जेंथोमोनास साइमोप्सिस याद रखना है। ये ब्लाइट जो होता है रोग, जो भी फसलों में ब्लाइट, किसी भी फसलों में यदि ब्लाइट रोग लग रहा है, वो किसके कारण लगता है? बैक्टीरिया के कारण। तो कौन सी बैक्टीरिया होती है? जेंथोमोनास साइमोप्सिस। याद रखना, बिल्कुल याद रखना, ब्लाइट। वहीं जाता है जीवाणु अंगमारी रोग का नियंत्रण। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? ठीक है, ब्लाइट रोग के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम 1 टंकी स्प्रे में इसको घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। ठीक है। और प्रमुख कीट कौन से होते हैं? सफेद लट, कातरा, माहू। ठीक है, ये सब प्रमुख कीट होते हैं। कीट नियंत्रण के लिए मैंने पहले बताया था, प्रकाश पास का प्रयोग कर ये बायोलॉजिकल मैकेनिकल कंट्रोल के रूप में यूज कर देते हैं। खेत के चारों ओर खाई खोदना। ठीक है, ये जो होता है, ये कल्चरल जो होता है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इसको हम यूज कर देते हैं। तो मैंने बताया ग्वार। ग्वार के बारे में पूरा मैंने बताया डिटेल। ये इम्पोर्टेंट फसल नहीं है ज़्यादा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना। ये पूछता है किस फैमिली से आता है, तो आपको लेगुमिनेसी से आता है। प्रोटीन की मात्रा सबको पता है भैया, जब ये दलहनी फसलें हैं तो ये क्लस्टर बीन इसको बोलते हैं। आपको एग्जाम में ग्वार कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, कहीं मिलने वाला नहीं है ग्वार। आपको जहाँ भी मिलेगा एग्जाम में क्लस्टर बीन ही मिलेगा। क्लस्टर बीन से याद रखना है इसका, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नेम, फैमिली याद रखना। और इसका किस मौसम में बुआई करते हैं? खरीफ में। उसके बाद उपयुक्त मृदा, दोमट मिट्टी, पीएच मान मिट्टी के 5 से 7 मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ये इसमें जो वर्षा की आवश्यकता होती है 300 से 400, इतना हो गया। बाकी इसमें कोई और आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। हाँ, वैरायटी थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैरायटी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसमें। और इसमें शाकनाशी सबको पता है। अगर एक ही चीज़ या एक देख लीजिए, जो बीडीसाइड होता है, ऐसा होता है। बीडीसाइड के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। बीडीसाइड जो होता है, जितनी भी दलहनी फसलें होंगी वो सेम बीडीसाइड उसमें यूज कर सकते हैं, और जितने भी खाद्यान्न फसलें उसमें सेम। और वहीं चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती के लिए भी अलग अलग बीडीसाइड होता है। इस बीडीसाइड में उसके बाद कुछ सेलेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं। जो सिलेक्टिव होते हैं उसमें हम सिर्फ एक ही, जिसके लिए बनाया गया है उस वही को वो कंट्रोल करता है, तो होता है सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव मतलब उसमें सारी फसल पर उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे में, और जो भी ऑयल सीड होते हैं, ऑयल सीड में जो वीडिसाइड यूज होगा वो सारे ऑयल सीड में एक ही होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे बेसालीन जो हो गया, पेंडोमेथिलीन हो गया, ये सब जितने भी दलहनी फसलें उसमें हम यूज़ कर देते हैं। और वहीं चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D यूज़ कर देते हैं। और वहीं पतली पत्ती के लिए जैसे आप लोग देखे होंगे धान वाले जो भी जल वाले होंगे बूटाक्लोर यूज़ कर देते हैं। तो ये बीडीसाइड के रूप में हम उसका यूज़ कर देते हैं। और वहीं प्रमुख रोग इसमें कौन से? ब्लाइट। ब्लाइट का साइंटिफिक नेम किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण। कौन सा बैक्टीरिया? जेंथोमोनास साइमोप्सिस, ये याद रखना है बस। और बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना। ठीक है दोस्तों, फिर अगली क्लास हम पढ़ाएंगे ऑयल सीड के बारे में। ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलों के बारे में। तो मैंने ये कैश क्रॉप के बारे में 3 क्रॉप बताया, गन्ना, तम्बाकू और ग्वार। तो दोस्तों आप लोग मिलते हैं नई क्लास में, उसमें ऑयल सीड के बारे में पूरे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा क्लास को अभी थोड़ा सा आगे फास्ट चलेंगे, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा सा बहुत लंबा है। और मैं सोच रहा हूँ इसको जल्दी से ख़त्म करके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट है उससे मज़ा आता है। ये फसल वाले में बहुत माथापच्ची रहता है। साइंटिफिक नेम याद करना है, उत्पत्ति स्थान, फैमिली, सीड रेट, उसके बाद वीडीसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, सीजन, सॉइल, फर्टिलाइजर, उसके बाद उसमें डिजीज, उसके बाद उसमें जो भी और भी इंसेक्ट ये सब लगते हैं, कंट्रोल, ये सब पूरा हम
बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा जल्दी से करें, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आपको 30% क्वेश्चन इसी से मिलते हैं। तो आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, पढ़िएगा और हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।